नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ राजेश खन्ना जी से जुड़ा बहुत ही दिलचस्प किस्सा। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, ये सारी जानकारियाँ मैं ला रही हूँ राजेश खन्ना जी की बायोग्राफी कुछ तो लोग कहेंगे से, जिसे लिखा है वरिष्ठ पत्रकार यासिर उस्मान ने। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि किस तरह से राजेश खन्ना जी का करियर जब धीरे धीरे ढलान पर जा रहा था तो बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों ने उन्हें अपने फिल्म में लेना कम कर दिया था, और वो सब जो उगता हुआ सूरज था अमिताभ बच्चन जी, उनके पीछे चल पड़े थे। पर ऐसा क्या सही में था या इसके पीछे कोई वजह थी? तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में। फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन का कद बड़ा होने लगा था। फिल्म निर्माताओं के मन में राजेश खन्ना की जो छवि थी, अमिताभ बच्चन उससे बिल्कुल अलग थे। राजेश खन्ना शूटिंग पर देर से आने, यहाँ तक कि मूड ना होने पर शूटिंग कैंसिल तक करने के लिए मशहूर थे। वही अमिताभ बच्चन अनुशासन का दूसरा नाम थे। कॉल टाइम से 2 मिनट पहले पहुंचना उनकी खासियत थी। सेट्स पर वो पूरी तरह निर्देशक की बात सुनते थे। मीडिया में भी राजेश खन्ना के खिलाफ जैसे एक लहर सी चल रही थी। उस दौर की कई पत्रिकाओं में अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम का दावेदार तक बताया जाने लगा। जिस मीडिया ने उन्हें फिनोमेना का खिताब दिया था, वही उनके नाम के आगे एक्स फिनोमेना जोड़ने लगा था। राजेश खन्ना का करिश्माई दौर अब भूतपूर्व हो चुका था। 1 साल पहले आई दाग कामयाब रही थी और यश चोपड़ा का बैनर भी मजबूती से स्थापित हो गया था। अब यश चोपड़ा को सलीम जावेद की लिखी एक शानदार स्क्रिप्ट मिली थी। प्रोड्यूसर के रूप में गुलशन राय आ गए थे, लेकिन अपने निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म में यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना के बजाय अमिताभ बच्चन पर दांव लगाने का फैसला किया। फिल्म थी दीवार। हालांकि राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि यश चोपड़ा ने दीवार पहले उन्हें ऑफर की थी, मगर फिल्म के लेखक जोड़ी सलीम जावेद के सलीम खान ने इस बात से इनकार करते हुए बताया कि दीवार के रोल के लिए कभी राजेश खन्ना से बात भी नहीं की गई। हमने वो रोल अमिताभ बच्चन के लिए ही लिखा था। वो उस रोल में पूरी तरह से फिट बैठते थे, उसमें अदला बदली नहीं हो सकती थी। तकरीबन इसी दौरान यश चोपड़ा ने अपनी एक और फिल्म कभी कभी की प्लानिंग शुरू कर दी। जहां दीवार एक एक्शन फिल्म थी, वहीं कभी कभी 2 पीढ़ियों की लव स्टोरी पर आधारित थी। एक महत्वाकांक्षी मल्टी स्टारर फिल्म थी। कभी कभी में हालांकि राजेश खन्ना की छवि के मुताबिक शायराना और रूमानी रोल था, लेकिन इस रोल के लिए भी राजेश खन्ना के नाम पर कभी विचार नहीं किया गया। फिल्म में शायर की भूमिका एंग्री यंग मैन अमिताभ को दी गई। साथ ही शशि कपूर और ऋषि कपूर के रोल भी पूरी तरह रोमांटिक थे। यश चोपड़ा ने अक्सर ये सवाल पूछा गया कि उन्होंने राजेश खन्ना को इन फिल्मों के लिए साइन क्यों नहीं किया। कई साल बाद अप्रैल 1987 पिक्चर पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इस बात का सटीक जवाब देना बेहद मुश्किल है, क्योंकि कोई खास वजह थी ही नहीं। ये कुछ ऐसा है, आप एक एक्टर के साथ काम करते हैं, उसके साथ आपकी समझ और ट्यूनिंग बन जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिल्म दाग के बाद मुझे लगा कि अमिताभ फिल्म दीवार के लिए ज़्यादा सही हैं, क्योंकि उस रोल के लिए जज्बाती और टफ से दिखने वाले कलाकार की ज़रूरत थी। फिर त्रिशूल में भी इसी तरह का रोल था। यश चोपड़ा ने दीवार और त्रिशूल जैसी एक्शन फिल्मों में तो अमिताभ बच्चन को लेने की वजह बता दी, मगर जब उनकी रोमांटिक फिल्मों कभी कभी और सिलसिला के बारे में पूछा गया, तब भी उन्होंने वही ट्यूनिंग वाली बात दोहराई। देखिए, मुझे उसी टीम की आदत पड़ गई थी, फिर मैंने उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की। जहाँ तक काका के साथ मेरे रिश्तों का सवाल है, वो कभी खराब नहीं रहे, हमारे रिश्ते अब भी अच्छे हैं। मगर कभी कभी और सिलसिला के लेखक सागर सरहदी, जो राजेश खन्ना के बहुत अच्छे दोस्त थे उनके थिएटर्स के दिनों से, इस बात पर कुछ अलग ही कहानी बयान करते हैं। मुझे याद है, मैंने एक बार यश चोपड़ा से कहा था कि तुमने एक बार अच्छी फिल्म दाग बनाई है राजेश के साथ, तो और क्यों नहीं बनाते। यश ने जवाब दिया कि यार, उसके साथ काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने पूछा क्यों। यश चोपड़ा ने जवाब दिया कि वो सब प्रोड्यूसर्स को अपने घर बुलाता है और आधी रात तक दारू पीता है। जब तक वो खुद सो नहीं जाता, प्रोड्यूसर्स को प्रेजेंस देनी पड़ती है।
फिर अगर वो मद्रास जा रहा है तो सारे प्रोड्यूसर्स उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाते हैं और जब लौटता था तो प्रोड्यूसर्स उसे रिसीव करने जाते थे। यश ने मुझसे कहा कि ये सारे काम मुझसे नहीं होते, ये सुपरस्टार वाली डिमांड मुझसे पूरी नहीं होगी। इस बात का जिक्र छिड़ा तो फिल्म द स्ट्रीट जर्नल के संपादक और फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान ने मुझे बताया, यश चोपड़ा ने भी ये सब किया जब तक उन्हें राजेश खन्ना की ज़रूरत थी। फिर उन्हें अमिताभ के रूप में एक अल्टरनेटिव मिल गया, वरना शायद वो बाद में भी वो सब करते रहते जो राजेश खन्ना चाहते थे। ये सब एक जैसे हैं। जैसे ही स्टार का मार्केट खराब हुआ, ये सोचते हैं अब मैं इसकी चमचागिरी क्यों करूं। मैंने राज कपूर के अंतिम संस्कार के दिन एक बहुत बड़े निर्माता को अमिताभ बच्चन के चप्पल हाथ में लेकर चलते हुए देखा। फिल्म इंडस्ट्री में ये सब होता है। राजेश खन्ना एक इंट्रोवर्ट इंसान थे, तो हर एक से उनकी बातचीत भी ज़्यादा नहीं होती थी। कई इंसानों में खूबियाँ कम होती हैं, कमज़ोरियाँ ज़्यादा, तो एक्शन रिएक्शन से ही आदमी पहचाना जाता है। उसका जो रिएक्शन था या जनरल बिहेवियर था, वो ज़्यादा लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। वो चाहते थे कि उनकी टीम के लोग सिर्फ उनके साथ ही काम करें, मगर फिल्म मेकिंग एक बिजनेस है और बिजनेस में अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसी कारण उनके साथ काम करने वाले अच्छे लोग भी धीरे धीरे उन्हें पीछे छोड़ने लगे। अमिताभ बच्चन पर खेला गया यश चोपड़ा का दांव जैकपॉट साबित हुआ। 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार ने हिंदी सिनेमा को बदलकर रख दिया। साथ ही अभिनेता के तौर पर अमिताभ बच्चन की शख्सियत को नई ऊंचाई मिल गई। अमिताभ बच्चन की रफ्तार अब बढ़ गई थी। इसके बाद चुपके चुपके मिली और ज़मीर जैसी उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें उनके अभिनय के अलग अलग शेड्स देखने को मिले। खास बात ये थी कि चुपके चुपके और मिली के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में थीं और ज़मीर का निर्माण B.R. चोपड़ा ने किया था। ये वो लोग थे जो कुछ ही समय पहले राजेश खन्ना के साथ कामयाब फिल्में बना चुके थे। फिर इसी साल के अंत में बॉक्स ऑफिस पर एक और धमाका हुआ। इस धमाके का नाम था शोले। पहले दीवार और अब मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म शोले ने फिल्म इंडस्ट्री का ट्रेंड काफ़ी हद तक बदल कर रख दिया। रोमांटिक फिल्मों की जगह अब दर्शकों को एक्शन और मार धार वाली फिल्में अच्छी लगने लगी। शोले के निर्देशक वही रमेश सिप्पी थे, जिनकी फिल्म अंदाज सिर्फ राजेश खन्ना के एक गेस्ट अपीयरेंस की वजह से ब्लॉकबस्टर हो गई थी। मगर वैसी कामयाबी के बावजूद उन्होंने अंदाज के बाद कभी राजेश खन्ना के साथ काम नहीं किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक शोले को लिखने वाले भी एक समय में राजेश खन्ना के खास रहे थे सलीम जावेद। लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने नाराज़गी भी राजेश खन्ना को बेहद भारी पड़ी। इसका अंदाज़ा उन्हें पहले नहीं हुआ, लेकिन आने वाले सालों में राजेश खन्ना को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सलीम जावेद उभरते हुए लेखक थे और राजेश खन्ना के साथ उनकी टीम भी बन गई थी, लेकिन अंदाज, हाथी मेरे साथी और बंधन जैसी हिट फिल्में देने के बाद ये जोड़ी भी राजेश के साथ काम करने से कतराने लगी। इससे दो नुकसान हुए। पहला ये कि सलीम जावेद उस वक्त फॉर्म में थे और उनकी अच्छी स्क्रिप्ट्स राजेश खन्ना को नहीं मिली। दूसरे, वो स्क्रिप्ट उभरते हुए स्टार अमिताभ बच्चन को मिली और वो ऊपर चढ़ते चले गए। इस दौर में खास तौर पर जावेद अख्तर के साथ राजेश खन्ना के झगड़े की खबरें फिल्म मैगजीन्स में बहुत छपी। दोनों के कैंप से मतभेद की अलग अलग वजह भी बताई गई, मगर खुलकर दोनों ने मतभेदों के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। सलीम खान से जब मैंने इस मतभेद की वजह पूछी तो उन्होंने बताया, एक फिल्म थी भोला भाला, वो एक मराठी फिल्म पर आधारित थी। उसे वो हिंदी में करना चाहते थे, तो हमें स्क्रीन प्ले के लिए कहा। उसमें उन्होंने डबल रोल करना था। क्रिएटिवली हम उस पर बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने हाथी मेरे साथी के वक्त हमें सपोर्ट किया था, हालांकि वो हमें ब्रेक देने वालों में नहीं थे। हमें तो सिप्पी फिल्म में पहले ही नौकरी मिल चुकी थी। उसके बाद वो वहाँ आए फिल्म अंदाज में, मगर वो ये समझते थे कि इनको, सलीम जावेद को मैंने ब्रेक दिया है, इनको मैंने सपोर्ट किया है और ये मुझसे असहमत हो रहे हैं। ये असहमति उनको बर्दाश्त नहीं थी। फिर जंजीर आई तो अमिताभ खड़ा हो गया। फिर हमने उनके साथ दीवार, त्रिशूल की, जो नेचुरली राजेश खन्ना ने सोचा होगा कि ये लोग मेरे साथ में थे और इन्होंने अमिताभ के साथ फिल्में लिखी।
आज भी ये बात अक्सर कही और लिखी जाती है कि सलीम जावेद ने जानबूझकर राजेश खन्ना का करियर ख़त्म करने की प्लानिंग की और एक तरह से उस दौर में लिखी हर स्क्रिप्ट में अमिताभ बच्चन के लिए मजबूत रोल लिखे ताकि राजेश खन्ना से बड़े स्टार बन जाएं। मगर क्या वाकई ये सच्चाई है? सलीम खान इस पर रोशनी डालते हैं। एक लाइन थी, हमने उसको हाथ लगाए बगैर बड़ी लाइन खींच दी। डेलिबरेट जानबूझकर होने का सवाल ही नहीं होता। क्यों कैन नॉट डुप्लीकेट सक्सेस? अमिताभ आया था, उसकी 11-12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, एक के बाद एक। वो तो वापस जा रहा था, मगर जंजीर नहीं चलती तो वापस चला ही जाता। तो डेलिबरेट कैसे हो सकता है कि सलीम जावेद इतने बड़े खुदा थे? उन्होंने एक आदमी को लिया और कहा कि इसको हम राजेश खन्ना के अपोजिट खड़ा कर देंगे। कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त ही राजेश खन्ना से बड़ा कोई स्टार भी हो सकता है। सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन एक टीम के तौर पर उस समय पूरी फॉर्म में थे। दर्शक भी कुछ नया चाहते थे। वहीं राजेश खन्ना कई साल से खुद को दोहरा रहे थे। उनका बर्ताव भी इंडस्ट्री में कई निर्माताओं को नागवार गुजर रहा था। अमिताभ की कामयाबी और राजेश की नाकामी के पीछे कई वजह थी। सलीम खान बताते हैं, इट इज़ वेरी रिडिकुलस, ये हास्यप्रद है और बहुत ही लोगों ने ये कहा कि सलीम जावेद ने राजेश खन्ना का डाउनफॉल रचा। अरे हमारे हाथ में हमारा ही फ्यूचर नहीं था। हमारी कोई फिल्म चलती थी तो कोई नहीं चलती थी, लेकिन हमारा एवरेज अच्छा था। जब राजेश खन्ना आए थे तो उन्होंने भी तो इतने सारे स्टार्स को ओवरटेक किया। उस दौर के दूसरे स्टार्स राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और को राजेश खन्ना ने डाउन कर दिया था। तो क्या वो किसी की स्कीम, साजिश थी? उस दौर में सबको ऐसा लगता था कि राजेश खन्ना के अलावा किसी की फिल्म चल ही नहीं सकती। जाहिर है गॉसिप पत्रिकाओं या फिल्मी पार्टियों में ये बातें मसालेदार लग सकती हैं कि राजेश खन्ना के खिलाफ साजिश रची गई, लेकिन तर्क की कसौटी पर समझा जाए तो उनके पतन के पीछे वजह कई थी। उनके ढलते दौर पर बात करते हुए एक युवा फैन ने उस समय फिल्म पत्रिका सुपर में कहा, ऐसा नहीं है कि वो हमें बुरे लगने लगे थे, बस उनके दीवाने फैन सब आगे बढ़ गए हैं। इन सालों में एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। पुराने फैंस बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है और नए फैन कुछ नया चाहते हैं। राजेश खन्ना ने फैंस का ख्याल नहीं रखा। हर 5 साल के में लोग बदल जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर लगाते हैं आज की वीडियो को विराम। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये बात भी सच है दोस्तों कि देखिए हर चीज़ का ना एक समय होता है, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहती। तो राजेश खन्ना जी को भी शायद ये लगता था कि वो हमेशा ही एक सुपरस्टार रहेंगे, मगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर कलाकार का एक दौर आता है। जैसे अगर हम पुरानी फिल्मों में देखें तो राज कपूर साहब का था, देवानंद साहब थे, फिर दूसरे धर्मेंद्र जी लोग आए और राजेश खन्ना जी लोग आए। तो ये मतलब एक ही स्टार हमेशा नहीं रहता ना। तो उसी तरह से देखिए अमिताभ जी भी बहुत फ्लॉप हुए शुरू में, मगर उन्हें अचानक ही उन्हें एक स्टारडम मिला। जैसे राजेश खन्ना जी का अलग ही एरा था, उसी तरह से अमिताभ सर का भी था। और कुछ आदतें भी होती हैं लोगों की, सबका एक अलग स्टाइल होता है। अगर हमें कहीं काम करना है तो सबसे बनाकर रखना पड़ता है। तो शायद कहीं ना कहीं राजेश खन्ना साहब से भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई होगी। तो ये सब तो हमें उनकी बायोग्राफ़ी से पढ़ने को मिल रहा है। तो मैं तो बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे बायोग्राफ़ी से इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी मतलब ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों के साथ इसे साझा कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग इन वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। फिर मिलूँगी अगले वीडियोज़ में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।